जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी। सीधे उनसे हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से चुनावी रणनीति बना रही है और क्या जीत को लेकर के वो कितने आश्वस्त हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन दस्तक पहाड़ पर। जी नमस्कार, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। गुदियाल जी, सीधे सीधे हम उपचुनाव पर अगर बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर और जो नेता हैं उनके अंदर केदारनाथ चुनाव में जोश देखने को मिल रहा है, आप क्या देख रहे हैं क्षेत्र में कि किस प्रकार से ये जीत बढ़ने जा रही है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और उस परिस्थिति में जीत दर्ज की जबकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की भी आधी से अधिक ताकत बीजेपी के साथ चली गई, क्योंकि राजेंद्र भंडारी अपने आप में कांग्रेस के नेता थे, बड़े नेता थे और वो चले गए। उस परिस्थिति में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा। उस आधार पर ये निश्चित रूप में कहा जा सकता है, जो आपने कहा, कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका मनोबल बहुत ही ऊपर लेवल पे है। बहुत ही अच्छे मनोबल के साथ, मजबूत मनोबल के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमने ये कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं केदारनाथ के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव संदेश का चुनाव है। जिस प्रकार से केदारनाथ के मुद्दों को, निश्चित रूप में लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो सब मुद्दे सामने आते हैं, तो जो मुद्दे यहाँ पर आए हैं उन मुद्दों के आधार पर ही यहाँ के लोग मत देंगे, अपना वोट देंगे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं कि यात्रा को जिस प्रकार से जानबूझकर सरकार के द्वारा डिस्टर्ब किया गया। आप यहाँ के लोग, कोई भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से आधिकारिक रूप में ये पता कर सकते हैं कि यात्रियों की संख्या में इस साल कितनी कमी आई। मेरी जानकारी है कि 4.5 लाख लोग, 5 लाख और 4.5 लाख के बीच की संख्या है कि ये संख्या केदारनाथ में कमी हुई और इतनी संख्या बद्रीनाथ में कमी हुई, इतनी संख्या यमुनोत्री और गंगोत्री में कमी। मतलब पूरा हमारा ये जो 4 धाम यात्रा का रीजन है, इस रीजन ने सरकार की जानबूझकर की गई अव्यवस्थाओं की मार झेली। ये मुद्दा है। ये मुद्दा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर केदार धाम की स्थापना के लिए यहाँ से केदारशिला ले जानी पड़ी। केदारशिला हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है और इस आध्यात्मिक संपत्ति पर अगर किसी की नजर टेढ़ी होगी तो निश्चित रूप में ये मुद्दा आएगा, क्योंकि लोकतंत्र है ना, ये तो चुनाव में सभी मुद्दे आएंगे। अगर हम इस बात को जनता के सामने जाकर कह रहे हैं कि भाई, या तो त्रेता में रावण ने ये कोशिश की थी कि अभी जाऊं कैलाश उठाऊं और शंभु सहित लंका ले आऊं, और या तो अभी इस कलयुग में मुख्यमंत्री धामी जी ने ये कोशिश की कि अभी जाऊं केदार शिला उठाऊं और केदार सहित दिल्ली धराऊं, तो इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यात्रा का डाइवर्जन, केदार शिला के साथ दिल्ली केदारनाथ धाम की स्थापना करना, ये अपने हितों की ये की गई करतूतें हैं मुख्यमंत्री के रूप में। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ की जनता भी इसका पुरजोर विरोध करेगी। आप ये देखिए ना, कितनी बेशर्मी है कि कहते हैं कि सोना आ गया, 228 किलो सोना आ गया। मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि सोने की रक्षा के लिए हमें प्रोटेक्शन फोर्स चाहिए, हमें घोड़े खच्चरों से वो सोना वहां पहुंचा। अब उसके बाद कुछ नहीं, दूसरे दिनों पीतल होने लगा। अब ये आरोप कांग्रेस थोड़ी लगाई कि भाई ये पीतल क्यों हुआ। ये तो वहां के तीर्थ पुरोहितों ने उजागर किया कि ये तो 7 दिन में उसकी कलई उतर गई और अंदर से तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। तो इस पर कोई जांच अभी तक नहीं आई। सरकार ने कहा कि हम एक महीने के अंदर कमिश्नर से इसकी जांच कराएंगे। क्या है वो जांच? कहाँ है वो जांच? और कितनी बेशर्मी है कि अब उस निकलते हुए पॉलिश पर एक्रेलिक की सीट उस मंदिर में लगा दी गई ताकि वो और पॉलिश न निकले। बेशर्मी की हदें हैं और निश्चित रूप में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब बातें सामने आएंगी। केदारनाथ मंदिर आज भी वहाँ निर्माणाधीन गतिमान है। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उस मंदिर को, उस 4 धाम मंदिर ट्रस्ट को कह दिया है कि वो बंद कर दें। मुख्यमंत्री जी को इसके प्रमाण देने चाहिए कि कैसे वो बंद हुआ, क्या उस संस्था का नाम
निरस्त करने के लिए, पंजीकरण निरस्त करने के लिए क्या कार्रवाई हुई, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये हमारा आरोप है, हम जनता के सामने उन बातों को बता रहे हैं। तो इन सब बातों के चलते मेरा पक्का विश्वास है कि यहाँ पर पुनः लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने के लिए ये जनादेश हैं। गोदयाल जी, भारतीय जनता पार्टी जहां विकास को मुद्दा बना करके जनता के बीच जा रही है और जगह जगह अपने विकास की बातों को कर रही है, साथ ही साथ जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लेकर के जनता के बीच जा रही है। और जैसे कि आपने कहा कि मुख्य रूप से कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के जा रही है, आपने इंगित किया केदारनाथ धाम का मुद्दा। बीजेपी का आरोप है, हमने भी उनके जो अन्य नेता हैं उनसे बात करी, तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे और उस समय हरीश रावत जी हमारी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार में थे, उस समय मुंबई में के बोराड़ी में बद्रीनाथ का मंदिर की स्थापना की जाती है, वहां पर मंदिर बनाया जाता है और वो लगातार मीडिया में भी उसके अखबार की कटिंगें वो लगातार दिखा रहे हैं, दिखाइए वो जनता के बीच दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भी इस बात को कह रहा है वो उत्तराखंड के लोगों के साथ छल कर रहा है, बाबा केदार के साथ छल कर रहा है, बाबा बद्री के साथ छल कर रहा है, हमारे आराध्य देव बद्रीनाथ के साथ छल कर रहा है। गणेश गोदियाल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर उस तथाकथित जो आप कह रहे हैं वहाँ एक दिन की प्रेजेंस भी अगर गणेश गोदियाल की इस रूप में मिल जाए कि किसी कार्यक्रम में मैं वहाँ शिरकत करने गया, तो मैं सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र दे दूंगा। आपको जानकारी इस बारे में है कि वहाँ पर वास्तव में क्या बद्रीनाथ का मंदिर बना हुआ जानकारी है मुझे वहाँ से, मेरे कार्यकाल में बना, मेरे कार्यकाल का क्या मतलब? जब आप बीकेटीसी अध्यक्ष से उस दौरान बना है या नहीं बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष था। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हम एक बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हैं, आप वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी दृष्टि में बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ है। मैंने बिल्कुल मना कर दिया और मैं कहीं नहीं गया जी। तो ये मेरे भारतीय जनता पार्टी तो परगलाने में माहिर है ना। अब इस बात को निकाल के क्या मतलब है कि मैं जब वहां गया ही नहीं, कौन क्या बनाया क्या नहीं बनाया। दिल्ली में बन रहे केदार धाम में और उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो ये था कि वहां कुछ हमारे पहाड़ के लोग बद्रीनाथ मंदिर बनाने की बात कर रहे थे। मैंने ये कहा कि भाई आप अगर ये संपत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देते हो तो तब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन बने, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई प्राइवेट संस्था कहीं मंदिर बनाए और हम उसमें इसको इस रूप में प्रचारित करें कि यहाँ बद्रीनाथ मंदिर या केदारनाथ मंदिर बन गया। मैं इसके बिल्कुल विपरीत था और मैं वहां नहीं गया। जब मैं नहीं गया तो मेरा प्रश्न ही नहीं उठता है। और दूसरी बात है, मूल रूप से वो एक कम्युनिटी हॉल है, शादी का हॉल है। उसके 7-8 साल बाद एक शादी में मुझे निमंत्रण आया, मेरे परिचित हैं, एक रावत जी मेरे नज़दीक के हैं, उनके बेटे की शादी थी और मुझे शादी का कार्ड आया। मैं शादी में वहाँ शामिल होने गया। जब मैं शादी में शामिल होने गया तो तब लोगों ने बताया कि ये वही जगह है जहाँ ये मंदिर बन रहा है। बेसिकली वो एक कम्युनिटी हॉल है और उस कम्युनिटी हॉल के एक तरफ मंदिर भी उन्होंने बना रखा है। तो वो वहाँ हमारे लोगों ने, जो प्रवासी हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, उन्होंने अपने लिए एक सुविधा का निर्माण किया है। उसको इस प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर क्या हुआ, केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम रजिस्टर्ड हुआ। उस रजिस्टर्ड नाम के तहत जो जमीन अर्जित की गई, उसमें इस नाम से तमाम पैसे इकट्ठे किए गए, उससे जमीन खरीदी गई। फिर ये हुआ कि मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला ले जाकर वहाँ केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे हैं। तो ये षड्यंत्र था। वहाँ कोई व्यक्ति कर रहा है, हमने उसमें मना किया, हम नहीं आ रहे हैं, तो हमारा क्या मतलब लेना देना। अगर कोई कर भी रहा था तो मुख्यमंत्री को इस पर आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी कि केदारनाथ धाम नाम नहीं होना चाहिए, इस पर आपत्ति होनी चाहिए थी उनको। और अगर नहीं होती उनको आपत्ति, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि हम एक्ट बनाकर जो है इसको रोकेंगे। बाद में जब फंस गए, जब उनको पता चल गया कि हम फंस गए, यहाँ गलती कर दी मैंने, तो ये क्यों कहा कि हम एक्ट बनाकर इसको अब मना करेंगे। फिर ये भी क्यों कहा कि हमने उनको मना लिया है और उन्होंने ये नाम वापस ले लिया है, सब खत्म, सब मतलब बंद कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि मुख्यमंत्री उसको सार्वजनिक करें कि उसको बंद करने के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि वो सार्वजनिक रूप से बयान दें कि ये सोना पीतल कैसे होगा। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि वो इस बात का जवाब दें कि यहाँ 4 धाम रूट पर आ रही यात्रियों को तितर बितर करने के लिए गुजरात की कंपनी को कौन लाया। ये उन्हें जवाब देना पड़ेगा।
गोदयाल जी, भाजपा के जो नेता हैं जगह जगह जनसभाएं करके जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं और इस रूप में रख रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो भगवान को बीच में ले आए हैं, चाहे केदारनाथ यात्रा का मुद्दा हो, चाहे तुंगनाथ की डोली का मुद्दा हो, इन भाई तमाम मुद्दों के सारे। मेरी बात सुनिए, तुंगनाथ की डोरी कांग्रेस गई रोकने के लिए। उनका लगातार आरोप है कि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भगवान पर विश्वास नहीं करती है, बाबा तुंगनाथ पर विश्वास नहीं करती है। और इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि जो डोली रुकी वो डोली कांग्रेस के बोलने पे रुकी, उनका ये आरोप है। तो क्या उस डोली में ताकत नहीं थी, ये कह रहे हैं वो लोग? और अगर वो ये कह रहे हैं तो वो हमारी मान्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, विकास, वो आज विकास की बात कर रहे हैं, कहाँ का विकास? आप मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ले रहे हैं, सड़क का हाल देखिए, सड़क का हाल देखिए, ये खड्डों को देखिए, यहीं पर देख लीजिए। हम यहाँ पर ये खड्डे दिखाने के लिए तो नहीं रुके थे ना, पर चूंकि आप विकास का बात मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, हम तो चाहते हो विकास के नाम पर चुनाव लड़े। पहली बार वो चूंकि इस धार्मिक मुद्दे पर स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए विकास की तरफ मोड़ रही है। पर अगर विकास की, चलो अच्छी बात है, विकास पे ही वो चुनाव लड़े। यहीं पर हमने कोई प्रायोजित तो नहीं है ना कि हम यहाँ पर कोई इस रूप में आए हों कि भाई खड्डे दिखाएंगे, लेकिन यहीं पर हर जगह जगह इसी तरह का विकास है। इनका विकास खड्डों से भरा हुआ विकास है। और दूसरी बात, अगर विकास इन्होंने किया तो शैला जी के देहांत के बाद जब यहाँ पर उपचुनाव घोषित हुआ, उस उपचुनाव घोषित होने के एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर घोषणाओं की आवश्यकता क्या पड़ी? अगर आपने भरपूर विकास किया है, क्या ये जो घोषणाएं की गई, ये घोषणाएं पहले से इन कामों की यहाँ जरूरत नहीं थी? कैसी बातें कर रहे हैं। आज केदारनाथ का प्रत्येक व्यक्ति जो साल भर आजीविका के अपने इस यात्रा के माध्यम से आजीविका चलाता था, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोजगार सरकार दे नहीं रही है। अभी आज की खबर है कि वन निगम में पदों की विज्ञप्ति जारी हुई। आज की खबर है, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कर दी और आज परीक्षा होने के बाद निरस्त कर दी कि भाई इनको समाप्त माना जाए। क्या है ये? सरकार है? मजाक बना रखा है इन्होंने। चुप रहे हम, न बोले हम। अब चूंकि ये असल में ये धार्मिक मुद्दों पर फेल हैं। इनको धर्म का मर्म इनको है ही नहीं। धर्म का ज्ञान, धर्म का मर्म इनके पास वो है ही नहीं जानकारी कि धर्म किसको बोलते हैं। इनके पास विकास की कोई थीम नहीं है। इनके पास बच्चों को रोजगार देने की कोई थीम नहीं है। ये ठीक है, एक किसी व्यक्ति के झूठे व्याख्यानों से लोगों को प्रभावित करके ये सत्ता में आ गए, बस इतना ही है। और धीरे धीरे लोग भी इस बात को समझने लगे। क्या लोग नहीं समझेंगे कि विकसित भारत बनेगा 2047? और 2047 इसलिए बोला गया कि जब पूछने जाओगे 2047 में तो बोलने वाला रहेगा ही नहीं। जो रहेंगे वो बोलेंगे हमने थोड़ी बोला। जाओ उसको पूछो जिसने बोला। कहाँ जाएंगे पूछने के लिए? आज का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल के पार जा रही है, वो 2047 का इंतजार करेगा नौकरी के लिए? रोड में खड्डे आज हमारी गाड़ी के पुर्जों को ढीला कर रहे हैं, हम 2047 तक इंतजार करेंगे? तो ये बातें हैं। हमारे बच्चों की बेरोजगारी के कारण एक एक गांव में 50-50 लड़के बिना शादी के रह गए, वो 2047 का इंतजार करेंगे? तो ये प्रश्न है, ये मुद्दे हैं। और इन मुद्दों से सरकार को हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार बरगलाए नहीं। मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता वो चुन लें, उनका जो सबसे बड़ा नेता है वो किसी मंच पे आ जाए हमारे सामने, और हम विपक्ष हैं। हमारा स्वाभाविक ये कर्म है, हमारा फर्ज है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें। जो हमारे मन में शंकाएं हैं हम सरकार से पूछें, और उनको ये अधिकार है कि वो उसका जवाब दें। जिसको लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को लाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को लाएं। पूरे मंत्रिमंडल को लाना चाहते हैं, पूरे मंत्रिमंडल को लाएं। हम चुनिंदा 1-2 लोग आएंगे और हम अपनी बात पूछेंगे, वो जवाब देते हैं जनता के सामने। जनता अपने आप फैसला करेगी। ये चुनौती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूँ, आइए, क्यों ना हम अपना प्रचार एक ही मंच से करें, अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहें। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार पे आरोप लगाएंगे, वो जवाब दें उनको। तो हम अगर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो दूसरे रूप में इसको इस रूप में लेना चाहिए कि हम सरकार को उनके किए गए कामों को कहने के लिए एक मौका दे रहे हैं। बताएं ना क्या किया उन्होंने, बताना चाहिए उन्हें। गोदयाल जी, 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, अगर हम उसकी बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 3 और निर्दलीय प्रत्याशी भी उस समय चुनाव मैदान में थे, जो इस समय बीजेपी के साथ है। और उस समय ये माना जा रहा था कि बीजेपी का मुख्य कारण निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना है। इस वजह से बीजेपी जीत गई थी चुनाव।
इस बार वो तीनों निर्दलीय प्रत्याशी जो अच्छा खासा वोट बैंक लेकर गए थे भाजपा के साथ, देखिए आपको क्या लगता है कि उनके समर्थक भी क्या उनके साथ भाजपा में गए हैं या इसका फायदा कांग्रेस को इन चुनावों में मिलने जा रहा है? देखिए हमारी पार्टी में ये हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं और उसके आधार पर गणना करते हैं। हमारी पार्टी में भी लोग हैं, पर मेरी फितरत नहीं है ये। मैं तो एक ही काम करता हूँ कि जो है उसको जनता को बोलता हूँ और जनता उसको माने न माने ये जनता के ऊपर है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भाई हमारी बातें इसलिए उपयोगी हैं कि हम आपके हित की बात करते हैं, हम जनता को ही बात करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता इस बात को मानेगी। और जो आपने आंकड़ों की बात की कि इतने उनको वोट मिले, इतने उनको वोट मिले, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो लोग, मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने उन निर्दलीय लोगों को उस समय वोट दिया, वो लोग भी इस समय आमने सामने की लड़ाई में ये महसूस करेंगे कि कौन हमारे हित की बात कर रहा है, उसके साथ वो लोग जाएंगे। तो मैं इसमें भी अपना पलड़ा भारी मानता हूँ एक समग्र रूप में। बाकी आंकड़े मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं कि किसको कितने मिले और उनको मिले हुए वोट आज कहाँ शिफ्ट होंगे, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। पर हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं मिला दूंगा, जो इन चीज़ों पर काम करते हैं। गोदियाल जी, भाजपा का एक बड़ा आरोप ये भी है कि इस समय जो पूरा चुनावी कैंपेन कांग्रेस चला रही है, इसके अंतर्गत इस पूरे कैंपेन में कांग्रेस सिर्फ लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम कर रही है। उसके प्रमाण दो। इसके मुख्य मैं प्रमाण की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी 1-2 दिन पहले, शायद कल या परसों में, जो नेता प्रतिपक्ष आर्य जी और हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, चोपता में कोई जो वन विभाग से संबंधित किसी भूमि पर कोई कार्य हो रहा था और उसके बीच में जाकर के अधिकारी को डांटते हुए नजर आता है। एक वायरल वीडियो चलता है और उस पर तमाम सोशल मीडिया में चर्चा पर चर्चा हो रही है और उस पर ये बात कही जा रही है भाजपा की ओर से कि कांग्रेस इसी प्रकार से जहां जहां विकास के कार्य हो रहे हैं उन कामों को रोकने का काम कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चोपता में विकास के कार्यों को पूरा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र देख रहा है। चोपता में जो विकास कार्य हो रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि लोकल लोगों को उजाड़ कर किसके लिए तुम विकास कार्य कर रहे हो? मैं चोपता, दूसरे चोपता की बात कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निक का जो कोई भवन बन रहा था, अच्छा, चोपता बाजार की बात कर रहे हैं? चोपता बाजार। हाँ, तो वहां पर क्या हुआ? यशपाल आर्य जी और कांग्रेस के जो इस समय प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, वहां जाते हैं और फॉरेस्ट के कोई अधिकारी रहते हैं, वहां पर कोई सर्वे वो कर रहे होते हैं या किसी काम को देखने गए हुए होते हैं। पॉलिटेक्निक का कोई भवन वहां पर निर्माणाधीन है। तो डीएफओ आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा था, बिल्कुल। तो उस संदर्भ में ऐसा है, ये पर्टिकुलर केस मेरी जानकारी में नहीं, पर ओम गोपाल रावत जी वहां थे और ये बता रहे हैं कि वो यशपाल आर्य जी यही पूछ रहे थे कि आपको आचार संहिता का ध्यान नहीं है, आप जो धज्जियां उड़ा रहे हो आचार संहिता के, ये वाला प्रकरण था। विकास कार्यों के लिए कोई मुझे लगता है वहां पर मामला ये है कि पॉलिटेक्निक बहुत पहले से प्रकरण विचाराधीन है। कांग्रेस की सरकार में स्वीकृत हुआ था, आज तक वो नहीं चल पाया और अब दिखाने के लिए वहां डीएफओ भेजा होगा इन्होंने कि अब डीएफओ जाके उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। वन भूमि होगी तो उस भूमि का जो है डिसफॉरेस्ट की कार्रवाई चल रही। तो आर्य जी ने ठीक कहा कि भाई तुमको ठीक है, चुनाव के टाइम ये दिखाने के लिए मिला, तो अच्छी बात तो कही उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी को ऊपर तो इस बात का आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उस पॉलिटेक्निक को नहीं बनने दिया, जिससे कि आज तक हजारों बच्चों ने उसका लाभ लेना था। तो कांग्रेस की सरकार में किए गए कामों को किस प्रकार से ये लोग दबाते हैं, ये उसका सीधा प्रमाण है। हालांकि मेरी जानकारी में नहीं था, ये आपने मुझे बताया। तो इस तरह की बातें हैं, लोग सब जानते हैं। जहां तक विकास की बातें, लोग सब मानते हैं कि कोई तुलना नहीं है कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यों में, कोई तुलना नहीं है। एक तरफा है कांग्रेस का विकास में, ठीक है, बरगलाने में ये ऊपर है, लेकिन अब वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि कितने बार बरगलाएंगे। ये बात गोदियाल जी, बद्रीनाथ उपचुनाव में आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और जो जीत आपने दिलाई, उस जीत का सेहरा भी आपके सर सजा। इस समय आपके पास केदारनाथ में भी ऐसी ही जिम्मेदारी आपको मिली है। आप कितने आश्वस्त हैं कि आप इन चुनावों में बद्रीनाथ की तरह ही परिणाम दिलाने में, देखिए मेरी बात समर्थ होंगे? मेरी बात सुनिए, न तो बद्रीनाथ में और न केदारनाथ में अकेला जिम्मेदारी मुझे मिली, ऐसा नहीं है। कि बद्रीनाथ में भी हमारी सबकी सामूहिक जवाबदेही थी कि हम लोग जो है पार्टी को जिताएं, और केदारनाथ में भी हम सब की सामूहिक जवाबदारी है, सामूहिक हमारा सबका फर्ज है कि हम पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि अकेला। हाँ, चूंकि भाई मैं लोकसभा का कैंडिडेट रहा और
लोकसभा का कैंडिडेट रहने की वजह से स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदारी इस रूप में बढ़ जाती है कि मैं बहुत मेहनत करूं और प्रत्याशी को जिताऊं। लेकिन ऐसा नहीं है इस बार कि मेरे से दूसरे लोग कम मेहनत कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्तर पर जहां भी है वो अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी को जिता रहे हैं। तो आप थे गणेश गोदयाल जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है और जनता उनको अपना समर्थन दे भी रही है। गोदयाल जी, दस्तक पहाड़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।